आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दानापुर के पीपा पुल पर एक बड़ा हादसा हुआ और पीपा पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए एक सवारी गाड़ी गंगा में समा गई। हादसे के बाद 9 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि कुछ लोगों के अब भी लापता होने की खबर है। गाड़ी पर सवार 3 लोग तैरकर बाहर निकल गए, जबकि बाकी लोगों की डूबने से मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने गाड़ी को बाहर निकाल लिया है। मृतक छपरा के रहने वाले थे। तो एक साथ 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। जब गाड़ी को निकाला गया तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर की जब शवों को उन गाड़ी के भीतर से निकाला जा रहा था। एक एक कर उन शवों को निकाला गया। कुल 9 शवों की जानकारी मिली है जिन्हें बाहर निकाला गया है। हालांकि कुछ लोग और भी लापता है और अभी भी अभियान जारी है, रेस्क्यू जारी है और शवों की तलाश जारी है। पीपा पुल का रेलिंग तोड़ गंगा नदी में गिरी सवारी गाड़ी को ढूंढ लिया गया है। देखिए यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर उस गाड़ी को निकाला जा रहा है। देखिए गंगा नदी से वो गाड़ी निकल रही है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौके पे मौजूद है। स्थानीय गोताखोर भी मौजूद है। देखिए ये पूरी की पूरी जो सवारी गाड़ी है किस तरीके से ये बाहर निकल रही है और इसे यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर निकाला जा रहा है। जो गोताखोर हैं उन लोगों ने इसे ढूंढा था। हालांकि इस घटना के काफ़ी देर के बाद जो यहाँ पर जो गोताखोर हैं बिहार सरकार के द्वारा, जो एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो बहुत देर के बाद यहाँ पर पहुँचे थे। और ये देखिए गाड़ी जो है वो मिल गई है और उसे अब निकालने का काम जारी है। कहा जा रहा है कि इसमें 10 से 15 लोग सवार थे और ख़ास तौर पर एक व्यक्ति का शव पहले ही निकाला जा चुका था। जो गोताखोर थे वो ढूंढ करके उन्होंने निकाला था। कहा जा रहा है कि जैसे ही बियर से जब गाड़ी आई थी पुल पर, उसके बाद गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण रेलिंग तोड़ता हुआ गंगा नदी में समाहित हो गया। और उसके बाद की ये तस्वीर है जहां पर गोताखोरों ने इसे गाड़ी को ढूंढ निकाला है और अब उसे बाहर निकालने की कवायद शुरू है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो टीम के जो गोताखोर हैं, जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो लगे हुए हैं। और ख़ास तौर पर सबसे कहा जा सकता है कि सबसे पहले जो यहाँ के स्थानीय जो गोताखोर हैं, जो नाविक हैं, जो मछुआरे हैं, उन लोगों ने पहल की और उसके बाद लगातार वो ढूंढ रहे थे। और अब देखिए जब यहाँ पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जब टीम पहुँची है तो उन्होंने इस सवारी गाड़ी को ढूंढ निकाला है और अब जो लोग लापता हैं अब उन्हें खोजने की कवायद शुरू होगी। तो एक कहा जा सकता है कि जो सवारी गाड़ी है उसे तो ढूंढ निकाला, लेकिन अभी भी गंगा नदी में कई लोग लापता हैं, कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे हैं कि पीपा पुल पर यह हादसा हुआ कहां और दानापुर के विधायक रीतलाल यादव ने प्रशासन पर लापरवाही का क्या आरोप लगाया। यही पीपा पुल का वो जगह है, यही रेलिंग है जिसे तोड़ करके सवारी गाड़ी गंगा जी में गिरी। और उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 15 लोग सवार थे गंगा नदी में जब गाड़ी गिरी थी उस वक्त। और खास तौर पर देखिए वो ढलान है और उस ढलान पर से गाड़ी अनबैलेंस हुई और इसके बाद ये पीपा पुल का रेलिंग तोड़ते हुए सवारी गाड़ी गंगा नदी में गिरी। और देखिए पीपा पुल पहले से जर्जर है और कई बार लगातार पीपा पुल पर सवाल उठते रहा है। यहाँ अभी प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं रीतलाल यादव वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। रीतलाल जी, क्या जानकारी मिली घटना की, कितने लोग थे और क्या कुछ हो सका? सवारी गाड़ी पुल पे ढूला है, वैसा ही सारे के सारे टूट करके पुल तोड़ करके नीचे गिर गया। अभी देखा जा सकता है कि सारा उनका सामान भी है, इधर भी है, उस तरफ भी है, सामान तितर बितर हो चुका है। तो पुनरावृत्ति घटना नहीं होता अगर जो यहाँ के शासन प्रशासन की मंशा अगर जो साफ होती तो, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन की मंशा साफ नहीं है। तौर पर इस घटना के बाद यहाँ जो स्थानीय नेता हैं, जो विधायक रीतलाल यादव, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं न कहीं वो सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके से ये पीपा पुल का निर्माण हुआ, यहाँ पर पक्के पुल की मांग करें, क्योंकि बरसों से यहाँ के स्थानीय लोगों की भी मांग है कि यहाँ पीपा पुल के बदले पक्का पुल बनाया जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में बड़ी संख्या में बिहार के दूसरे लोग दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं, लेकिन पटना जंक्शन पर उनके जांच की पूरी व्यवस्था नहीं है। मेन गेट पर जांच की जा रही है, लेकिन दूसरी गेट से यात्री बगैर जांच के निकल रहे हैं और यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लगातार दूसरे प्रदेशों से लोग पटना यानी बिहार पहुंच रहे हैं।
ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से रेलवे विभाग और जिला प्रशासन दावा करती है कि वो रेलवे स्टेशन और बाकी जगहों पर दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए सही तरीके से जांच की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग यानी जो भी कोरोना के गाइडलाइंस है उसको पालन करवाने में सख्ती बरत रही है। तो हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं पटना जंक्शन की। जो लोग बाहर निकल रहे हैं यानी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग स्टेशन परिसर से बाहर निकल रहे हैं यानी अपने घर जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ भीड़ है और हम तस्वीरों में ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी जांच की टीम जो इन लोगों का एंटीजन टेस्ट करे या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग को बहाल करने की लोगों से अनुरोध करे, दिशा निर्देश दिए, ऐसे कोई लोग नहीं है। एक दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट गेट के कई द्वार हैं जो जहां से लोग निकल रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग उत्तर प्रदेश से या फिर दूसरे राज्यों से बिहार पहुंच रहे हैं। रेलवे विभाग और जो जिला प्रशासन की तैयारियां हैं उसकी पोल खोलने के लिए काफ़ी है। ठीक है कि आप जो मुख्य द्वार है उस पर जांच की टीम को बैठा रखे हैं, वो एंटीजन टेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर से यानी कि दूसरे प्रदेशों से बिहार पहुंच रहे हैं, पटना स्टेशन पहुंच रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है। जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं और ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि अगर आप इस एग्जिट जो गेट है वहाँ अगर जांच की व्यवस्था आप नहीं रखेंगे तो जो लोग दूसरे प्रदेशों से पटना पहुँच रहे हैं, बिहार पहुँच रहे हैं, क्या वो अपने घर जाएंगे? तो ये जानकारी कैसे होगी कि वो पॉजिटिव मरीज हैं या फिर संक्रमित नहीं है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और पटना एयरपोर्ट का हाल भी कुछ अलग नहीं। दूसरे राज्यों के साथ विदेश से लौट रहे यात्रियों की जांच नहीं हो रही। एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट जरूर की जा रही लेकिन जांच नहीं हो रही। बिहार में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिला प्रशासन और सरकार बेहद सतर्क है और दावा यह किया जा रहा है कि पटना स्टेशन, बस अड्डे और जो एयरपोर्ट है वहां पर खास चौकसी बरती जा रही है। जो लोग दूसरे प्रदेशों या दूसरे देशों से बिहार पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन हम एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये बताने के लिए काफी है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे जांच की व्यवस्था है। पहले हम एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाते हैं। ये पटना एयरपोर्ट यानी जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे की तस्वीर है जहां लोगों की भीड़ लगी है। यानी अभी अभी एक फ्लाइट पटना पहुंची है। कुछ लोग जो है वो दूसरे देशों से पटना पहुंचे हैं, हम इनसे जानते हैं। सर ये बताइए कि आप जब यहाँ पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो कुछ एंटीजन टेस्ट या कोई जांच वाच हुआ? नहीं, कोई जांच तो नहीं हो रहा है अभी। कोई टेस्ट नहीं कराया? नहीं, मेरा गाड़ी आके सामान रखा है। मैं आ रहा हूँ दोहा कतर से। दोहा कतर से आए हैं और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इनके जो परिवार के लोग हैं वो इनको यहाँ लेने पहुंचे हैं, लेकिन जो इनके बयान है वो बेहद हैरान करने वाले हैं। और सरकार जिस तरीके से जिला प्रशासन दावे कर रही है उनके पोल खोलते हैं। ये बता रहे हैं कि ये दोहा कतर से आए, दिल्ली में इनकी जांच कराई गई, लेकिन जब ये पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो बिना जांच के यानी कोई एंटीजन टेस्ट भी नहीं कराया गया। और ये तब है जबकि पटना में तकरीबन 3000 के करीब हर रोज संक्रमित पाए जा रहे हैं। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं पटना और बिहार के लिए चिंता का विषय है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना एयरपोर्ट। और राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर फिर से हम आपको बता रहे हैं कि एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। यानी कि आज सुबह ही ये हड़ताल खत्म हुई थी और फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। अधीक्षक के पत्र के बाद सुरक्षा नहीं मिली। आज सुबह ही खत्म हुई थी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। अधीक्षक के पत्र के बाद जब सुरक्षा नहीं मिली तो डॉक्टर फिर से हड़ताल पर चले गए और जूनियर डॉक्टरों ने आरोप लगाया है मारपीट का। जो मरीज हैं उनके परिजन उनके साथ मारपीट करते हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षा चाहिए। और मरीज के परिजनों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ कहा है कि बिना सुरक्षा के ड्यूटी नहीं करेंगे। इस बात का जूनियर डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रजनीश, जब अधीक्षक ने इस बात को प्रशासन तक पहुंचाया और अधीक्षक की जो नाराजगी है उनके पत्र के जरिए दिखती है, क्या इंतजाम अभी तक हुआ है? बात से काम नहीं चलेगा, ठोस कार्रवाई चाहिए।
बिल्कुल हैरानी होती है। 15 घंटे के अंदर 2 बार डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, यानी हर शिफ्ट में 20 फोर्स की मांग की गई थी। अधीक्षक ने बतौर पत्र भी लिखा था जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी ने फॉरवर्ड किया था एसएसपी पटना को, लेकिन 15 घंटे बाद भी महज 6 सिपाही को वहां तैनात किया गया है। रंजीत साहब, आपको रोकना चाहेंगे, एनएमसीएच के अधीक्षक हमारे साथ फोन लाइन पर है। विनोद जी, डॉक्टर सुरक्षा मांग रहे हैं और आपकी तरफ से पत्र लिखा गया, लेकिन पत्र लिखने के बाद कुछ नहीं हुआ। क्या टेलीफोनिक कोई बातचीत हुई है प्रशासन से, डीएम से? डीएम साहब से रात बात हुई थी मेरी टेलीफोन पर, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं समुचित व्यवस्था करूंगा, लेकिन अभी तक जिस घटना होने तक हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी बल नहीं उपलब्ध हुआ, जिसके चलते अब फिर आज सवेर में डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की गई, धक्का मुक्का किया गया। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर फिर से हमारे जो चिकित्सक हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते यहाँ कार्य बाधित हो रहा है। तो क्या डीएम साहब की तरफ से जो आश्वासन रात को टेलीफोनिक बातचीत के दौरान दिया गया, उस पर क्या आपने फिर एक बार बातचीत करने की कोशिश की कि अभी तक क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? सर, फिर से हमने फोन लगाया था, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकी थी, और हम तो आश्वस्त थे कि उन्होंने पत्र भी वरीय जो हमारे एसपी हैं उनको पत्र लिखा था, और मैं उम्मीद कर रहा था कि जल्दी से जल्दी आ जाएगा, रात में ही आ जाना चाहिए था। तो रात की घटना 11 बजे के लगभग हुई थी और 11:20 के लगभग, और मैं यहाँ 1 बजे तक था और तब तक तो नहीं ही आया, आज सवेरे भी नहीं आया, और अभी हमको पता चला कि 12 बजे के लगभग हमारे 6 जो सिक्योरिटी पर्सनल आए हैं, जो कि नाकाफी है इतनी बड़ी संस्थान में केयर के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। और जो हमारे चिकित्सकों का जो डिमांड है पूरी तरह जायज है, और बिना सुरक्षा के कार्य करना असंभव है इस स्थिति में। यह 12 घंटे के अंदर 2 बार इस तरह की घटना हुई है, और जिससे मैं बहुत मर्माहत हूँ कि हमारे चिकित्सक पिटाकर और सेवा करना संभव नहीं है। बिल्कुल, हमले हो रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि इस पर प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नियम कायदे कानून क्या कहते हैं कि क्या जो मरीज अंदर भर्ती है उनके साथ परिजन भी अंदर जाएंगे? ये व्यक्ति जो हमें दिखा रहा है, जो उंगली दिखा रहा है, डॉक्टरों को हड़का रहा है, धमका रहा है, वो व्यक्ति अंदर कैसे पहुंचा? और कितने ऐसे लोग हैं वहां पर जो और भी मरीज के परिजन थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? सर, रोकने से कोई रुकता थोड़े है, यहाँ तो अपनी मर्जी है, जबरदस्ती है, और जब डॉक्टर के साथ कोई बदतमीजी, गाली गलौज, मारपीट तक लोग करते हैं, ऐसी स्थिति में कौन किसको रोक सकता है? इसका जो है मरीज का अभिभावक अंदर न जाए, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। बिल्कुल, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करेंगे या फिर हम मरीज के परिजनों से मारपीट करेंगे और उलझेंगे कि वो तुम अंदर नहीं जाओ, तुम बाहर नहीं जाओ जी। ये जवाबदेही प्रशासन की है। अधीक्षक साहब, जब आपसे विनोद जी, जब आपसे हमारी बातचीत हो रही है, तब हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमारे सहयोगी कोशिश कर रहे हैं कि डीएम साहब भी हमारे साथ लाइन पर हो, ताकि हम पता कर पाए, उनसे पूछ पाए, और आपकी अभी बात करवा देंगे हम। और यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के समय में जब डेडिकेटेड हॉस्पिटल आपकी जिम्मेदारी है और डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, लगातार हमारी कोशिश है कि डीएम साहब फोन उठाएं, लेकिन पटना डीएम फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में रात में जब एनएमसीएच अधीक्षक को यह आश्वासन डीएम की तरफ से दिया गया कि हम फोर्स की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आखिर फोर्स है कहां, सुरक्षा बल है कहां? और इस तरह से अगर बेधड़क कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में मरीज के परिजन घुसकर मारपीट करेंगे, धमकाएंगे, काम में बाधा डालेंगे, डॉक्टरों पर इस तरीके से धक्का मुक्की करेंगे, तो इलाज कैसे होगा? आप एक तरफ कहते हैं धरती के भगवान है, दूसरी तरफ उन्हीं धरती के भगवान को चांटा मारने में आप हिचकते नहीं हैं। तो जरा सोचिएगा, ये सभी दर्शकों के लिए है, सभी बिहार वासियों के लिए है कि ये सोचने का विषय है कि अभी डॉक्टरों को छोड़ा जाए ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए, उनके काम में बाधा मत बनिए, लेकिन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है उन्हें निभाना चाहिए था। आखिर पटना डीएम ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, अधीक्षक एनएमसीएच के हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर विनोद जी, ये हम कोशिश अभी भी कर रहे हैं, डीएम साहब हमारा भी फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। हमें पता है कि काफी व्यस्त माहौल है, लेकिन इस बीच जरूरी है कि जवाब दिए जाएं। आपको जो जवाब मिला, आप संतुष्ट हुए और आपको ऐसा लगा कि फोर्स की तैनाती होगी, लेकिन नहीं हो पाया। फिलहाल हमें जरा ये बताइए, जो डेडिकेटेड अस्पताल की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, कैसे चलेगा काम, कैसे होगा इलाज?
सर, दो इशू है हमारे यहाँ। एक तो है कि अनवरत ऑक्सीजन की सप्लाई होना प्रशासन सुनिश्चित करे, और दूसरी जिम्मेदारी है कि हमारे जो ट्रीटिंग जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो अपना जान हथेली पर रखकर, अपना घर परिवार छोड़कर, अपने को खतरा में डालकर, अपने परिवार जनों को खतरा में डालकर काम कर रहे हैं। जी। इसके बावजूद न ही सुरक्षा की व्यवस्था है, न ही हमारे जो मरीज के अभिभावकों द्वारा जो सही बर्ताव हो रहा है, यह बहुत ही दुखद है। और एज ए अधीक्षक मैं मर्माहत हूँ। इन्हीं मुद्दों को लेकर पहले भी हमने कहा था और लिखा था कि मुझे इस पद से मुक्त किया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो व्यवस्था में होनी चाहिए, जो सपोर्ट्स मिलना चाहिए, वो इस अस्पताल को नहीं मिल रहा है। और हमारे डॉक्टर 12 घंटे के अंदर 2 बार पीटे जाते हैं, गाली गुप्ता सुनते हैं। इस परिस्थिति में मैं किस मुंह से उनको कहूंगा कि आप काम पर जाओ, जबकि हमारे यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं उनको मार खाकर और अपने जान को खतरे में डालकर उनको काम करने के लिए कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अब आपने पहली बात बोली कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो। क्या अभी भी ऑक्सीजन की दिक्कत है एनएमसीएच में? नहीं, तत्काल तो काम चल रहा है। क्राइसिस का स्थिति आता है, फिर जो है वो मीट हो रहा है, मगर ऑक्सीजन क्राइसिस हो सकती है ऐसा मुझे अंदेशा है, क्योंकि जितना अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई अनवरत जो होना चाहिए, पहले सप्लाई होता था वो इनबैलेंस हम लोग रखते थे। 100 सिलेंडर हम लोग एक्स्ट्रा रिजर्व में रखते थे कि कहीं कोई कमी हो तो उसको हम तुरंत पूरा करें, मगर अभी कोई रिजर्व नहीं चल रहा है। जो है तो आ रहा है, खपत हो रहा है, आ रहा है, खपत हो रहा है। तो रिजर्व पूल नहीं होने से आपकी बात हम पट्टा डीएम तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ऐसा माहौल है जब आप काफी व्यस्त हैं, आपके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और जवाबदेही बनती है, क्योंकि जब आप किसी डेडिकेटेड अस्पताल को चलाते हैं, आपको कहा जाता है कि आप सभी चीजों को, सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए इलाज करें, तो ऐसे में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। परिजनों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन अगर वो डॉक्टरों पर हमला करेंगे तो इलाज कौन करेगा, इस बात का भी सभी को ख्याल रखना चाहिए। इधर सीतामढ़ी जिले में कोरोना संक्रमण से स्थिति गंभीर होती जा रही है। कलेक्ट्रेट और सिविल कोर्ट परिसर में कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप है। कलेक्ट्रेट को सील किया गया है, बेवजह लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। सीतामढ़ी जिले में कोरोना का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थिति यह है कि फिलहाल सीतामढ़ी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 के पार है और स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी समाहरणालय के पास और आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी समाहरणालय की क्या स्थिति है। सुरक्षा के मद्देनजर समाहरणालय को एक तरह से समझा जाए तो सील कर दिया गया है। जो समाहरणालय का मुख्य दरवाजा है उसमें ताले लगा दिए गए हैं। विशेष परिस्थिति में अगर कोई अंदर जाना चाहे तो उनको जाने की अनुमति मिलती है। गेट पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बेवजह समाहरणालय में अगर कोई प्रवेश करना चाहता है तो उसको रोक लगा दिया जाता है, उनको जाने नहीं दिया जाता है। और सबसे गंभीर बात यह है कि लगातार जो लोग लापरवाह हैं उनकी यहाँ पर सामर्थ दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनको जो बिना मास्क के चलते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, उनको समाहरणालय में जाने की अनुमति नहीं होती है, उन पर चालान काटा जाता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं समाहरणालय की सुरक्षा एक तरह से बढ़ा दी गई है, क्योंकि सीतामढ़ी जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और स्थिति काफी भयावह है। जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से आगाह कर रहा है कि लोग सावधानी बरते, घर में रहे, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, मास्क का इस्तेमाल करें। कई तरह से लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं जो सीतामढ़ी समाहरणालय है उसको सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है और बेवजह जो लोग समाहरणालय में घूमने आते थे उनके एंट्री पर रोक लगा दी गई है और समाहरणालय में काफी कम संख्या में अब लोग दिखाई देते हैं। बेवजह जो लोग यहाँ आते थे उनको पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। खगड़िया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राजेंद्र चौक स्थित सब्जी मंडी को बाजार समिति में शिफ्ट किया गया है और इसके बाद प्रशासन की टीम दुकानदारों को शिफ्ट कराने में जुटी है। जायजा लिया है दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये जो राजेंद्र चौक स्थित सब्जी मार्केट है
उसको बाजार समिति भेजने का निर्णय लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा राजेंद्र चौक है, यहाँ पर सब्जी विक्रेता रहते थे, यहाँ पर सब्जी बिकती थी यहाँ पर, जिसके कारण काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटती थी। ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता था यहाँ पर, और ना ही कोई फेस मास्क लगाते थे। ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी सब्जी विक्रेताओं को बाजार समिति शिफ्ट किया है। उसके लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भारी संख्या में राजेंद्र चौक पर यहाँ पर मुस्तैद है यहाँ पर, और पुलिस बलों के द्वारा जो सब्जी विक्रेता है उनको लगातार यह इस बात का निर्देश दिया जा रहा है कि आप बाजार समिति में जो आपके लिए स्टॉल बनाया गया है वहाँ पर पहुँचे। उसके बावजूद भी जो सब्जी विक्रेता है वो बाजार समिति नहीं पहुँचे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। सर, ये फुटकर विक्रेता के लिए राजेंद्र चौक से बकरी बस स्टैंड, पूर्वी रवि के ढाला की तरफ से जितने भी लोग हैं सबको साइड करना है। और बाजार समिति में इसके लिए सुगम व्यवस्था की हुई है। जो भी फुटकर जाएंगे, फल और सब्जी के लिए विशेष व्यवस्था है, वहाँ पे पानी उनी सारा अरेंजमेंट है, वहाँ जाके ये लोग बेचे, यहाँ पे क्लीन करना है सर। हाँ, अभी आज से शुरू किए हैं ये लोग, कुछ दिन टाइम में जाएंगे। सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन जाएगा ये लोग। यहाँ पे हम लोग सख्त मना किए हुए हैं कि यहाँ पे नहीं बेचने देना। जी 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 बिल्कुल, मतलब सारा फोर्स पुलिस लाइन से भी आया है और थाना से भी है, पूरा सपोर्ट में है। यहाँ पे किसी को कुछ सेल नहीं करने देना। जिला प्रशासन द्वारा बहुत बढ़िया से है और हर जगह अपना सैनिटाइज छीटा जा रहा है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। सब्जी विक्रेता इसलिए अभी नहीं जा रहे हैं, अचानक उनको बोला गया, टाइम नहीं दिया गया, जिसके कारण ये बाजार समिति धीरे धीरे अपने चले जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अतिक्रमण जो यहाँ पर पूरा सब्जी मार्केट में किए हुए थे उनको बाजार समिति शिफ्ट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो वहाँ पर बाजार समिति में नहीं पहुँचे हैं। लोग जो सब्जी विक्रेता इधर उधर चले गए। ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों को जागरूक होना होगा। चूंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग पहुंच रहे हैं जो सब्जी मंडी में भीड़ लगाते हैं। ऐसे में लोगों को समझना होगा कि यदि कोरोना संक्रमण को रोकना है तो भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचे। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और मुंगेर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी ओर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। सदर अस्पताल को पिछले साल 5 वेंटिलेटर मिले थे, लेकिन अब तक ये शुरू नहीं हुए और इसे लेकर टेक्नीशियन की कमी को एक बड़ी वजह बताई जा रही है। वहीं जीएनएम स्कूल में बने 160 बेड के कोविड अस्पताल में भी लापरवाही है। स्कूल में 5 वेंटिलेटर है, लेकिन ट्रेन टेक्नीशियन की कमी के कारण अभी ये चालू अवस्था में नहीं है। बीसी में बराबर ये बात हम लोग बताए हैं, गवर्नमेंट लेवल पर ये बात मालूम है कि ट्रेन टेक्नीशियन यहाँ नहीं है, जिस कारण उसका ऑपरेट हम लोग नहीं कर पाते हैं।